अस्सलाम वालेकुम। आज हम NTS MDCAT 2017 के पास्ट पेपर का फिजिक्स पोर्शन हल करेंगे जिसके टोटल MCQ 30 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ जो कि न्यूमेरिकल है, A 500 cubic centimeter of gas having a pressure of 760 millimeters of mercury is compressed into a volume of 300 cubic centimeter. The temperature remaining constant, the pressure of the gas will be in millimeters of mercury approximately. तो इस न्यूमेरिकल को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ ऐसे। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। इसकी जो B1 या फिर वॉल्यूम 1 मिला था वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर था। फिर प्रेशर 1 जो मिला था वो 760 mmHg या फिर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मिला था। उसके बाद वॉल्यूम 2 जो में मिला था 300 क्यूबिक सेंटीमीटर मिला था। और टेम्परेचर जो कांस्टेंट है और प्रेशर 2 फाइंड करना होगा जो लिखा है कि द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी मिलीमीटर। इसका मतलब प्रेशर हमें मालूम करना होगा। तो बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा है। बॉयल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट स्टैंडर्ड या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसी इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमें P2 का वैल्यू मालूम करना है तो हम V2 को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह होगा। फिर ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। P1 की जगह पे हमने 760 रखा, V1 की जगह पे 500 रखा, V2 की जगह पे 300 रखा। फिर आंसर जो टोटल आएगा वो होगा 1270 mmHg। तो आंसर आया 1270 mmHg। अभी नेक्स्ट हल करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल है। Two springs fixed at one end are stretched by 5 centimeters and 10 centimeters respectively. When masses 0.5 kg and 1 kg are suspended at the lower ends, when displaced slightly from their mean positions and released, they will oscillate the time period in the ratio. तो इस न्यूमेरिकल में हमें टाइम पीरियड मालूम करना होगा। पहले हम डेटा लिख लेंगे। मास 1 0.5 kg, मास 2 1 kg, लेंथ 1 जो थी वो क्या थी 5 सेंटीमीटर, लेंथ 2 थी 10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 डिवाइडेड बाय 100 फिर 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे इसको। तो फिर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें स्प्रिंग कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। यूजिंग रिलेशनशिप ऑफ रीस्टोरिंग एंड न्यूटन सेकंड लॉ, ये था इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स का, रीस्टोरिंग जो हुक्स लॉ का था। तो Kx इज इक्वल टू mg। तो क्योंकि K कांस्टेंट है तो K फाइंड करना होगा, x को इधर भेज देंगे, ये कुछ इस तरह होगा। उसके बाद तो हमें दो स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करने होंगे, एक K1 एक K2, क्योंकि हमें दो का क्योंकि हमें वो देखनी है, परसेंटेज देखनी है, इनकी रेशो देखनी है। तो दो डिफरेंट स्प्रिंग्स का हमें जो है जो प्रोपोर्शन हमने मालूम करना होगा। तो m1 g1 अपन x1, m1 g1 अपन x1। फिर m1 का जो मास जो वैल्यू था वो 0.5 था और m2 फिर g1 का था। g1 तो एक ग्रेविटी का तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, हमें पता है। और फिर इधर x1 का वैल्यू क्या है 0.05 मीटर। तो आंसर आएगा 98 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। फिर सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे। फिर सेम फार्मूला, फिर m मास 2 का वैल्यू हम लिखेंगे इधर 1 kg, फिर g का वैल्यू कांस्टेंट होता है 9.8। उसके बाद x का है क्या 0.1 मीटर, ये भी हुआ 98 न्यूटन मीटर। तो हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड दोनों स्प्रिंग्स के अलग अलग होंगे, दोनों इसके अलग होंगे। तो पहला जो फाइंड करेंगे T1 2 पाई अंडर रूट m1 अपॉन x1। फिर वैल्यू हम डालेंगे 2 पाई का, हम अभी वैल्यू नहीं डाल रहे इसमें, डायरेक्ट m1 का वैल्यू जो है वो 0.5 kg है और K1 जो स्प्रिंग कांस्टेंट 1 हमने डाला था वो है 98 न्यूटन अपॉन मीटर। तो ये इसमें डाल दिया। फिर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। फिर सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट वो भी इसी तरह निकालेंगे, m2 का वैल्यू डालेंगे और K2 का वैल्यू डालेंगे। फिर इसको सेकंड नंबर 2 कर देंगे। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 पाई अपॉन 2 पाई होगा, तो 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद
जो 98 है वो नीचे आएगा, डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह होगा। फिर आप इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 1/√2। फिर इसका रेशियो निकालने के लिए हमें ऐसा रखना पड़ेगा, इसको 1 को इधर, फिर बीच में रेशियो, फिर √2। तो इसका आंसर क्या हुआ 1/√2। तो आंसर जो था ए था 1/√2। फिर आते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। A unit dash of induction is said to exist at a point where the force per unit charge experienced by a positive dash charge moving with a velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the field in 1 Newton। ये सारी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। इसकी ये सारी डेफिनेशन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड। अभी एमसीक्यू नंबर 14। A dash is a positively charged particle with property similar to the alpha particle. Its mass is 1/4 and charge is 1/2 of that of an alpha particle. It is similar in size and carries less energy at the same velocity। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, गामा पार्टिकल इसको कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का भी कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन जो है इसका पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 15। Which pair includes a vector quantity and a scalar quantity respectively। इसमें दो पेयर, एक पेयर ऐसा है जिसमें एक स्केलर क्वांटिटी भी है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो ऊपर इसमें देखते हैं कि पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है इसमें दोनों मौजूद है, स्केलर भी और वेक्टर भी। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। A ball falls vertically and bounces on the ground. The following statements are about the forces acting while the ball is in contact with the ground. Which statement is correct? The force that the ball exerts on the ground is always equal to the weight of the ball. The force that the ball exerts on the ground is always equal in magnitude and opposite in direction to the force the ground exerts on the ball। तो 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था, एक्शन टू रिएक्शन। जैसा एक्शन आएगा जितना मैग्नीट्यूड आएगा और रिएक्शन भी उसका उतना ही मैग्नीट्यूड में होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब 20 का राइट आंसर है। A car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has marker points every 100 meter. When the car passes one post, it has a speed of 10 meter per second, and when it passes the next one, its speed is 20 meter per second. What is the car's acceleration? इसका भी न्यूमेरिकल अब हम हल करेंगे। So डेटा लिख लेते हैं। वेलोसिटी 1 जो हमें बताई गई थी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 2 बताई गई थी 20 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस बताया गया था 100 मीटर इसमें। तो यह आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से 2s = v² माइनस vi²। या इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो 2s को नीचे लाया और vf को v2 भी कर सकते हैं हम, और इनिशियल वेलोसिटी को हम v1 भी कर सकते हैं। तो वैल्यू सारे इस फॉर्मूला में डालेंगे। v2 का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो गया क्योंकि स्क्वायर इधर, फिर v1 का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर डिस्टेंस 2 रखा इधर, फिर s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस 100 है। तो सारा जो हल करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर है। तो ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम एमसीक्यू नंबर 18 हल करेंगे। A sample of an ideal gas may expand adiabatically or expand isothermally. The net flow of heat into the gas from the exterior is। तो हमें ये मालूम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। उसमें हमने पढ़ा था कि एडियाबेटिकली जो एक्सपेंशन होती है उसमें ना हीट अंदर फ्लो करती है ना हीट बाहर जाती है। तो उसमें जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन देखी, चेंज इन Q इज इक्वल टू चेंज इन U माइनस चेंज इन W। तो चेंज इन Q भी 0 है क्योंकि जो हीट ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही, तो उसका मतलब हीट जो है वो 0 होगी।
फिर इंटरनल एनर्जी चेंज बिल्कुल नहीं होती इसमें, एडियाबेटिकली में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, इसका मतलब वो भी जीरो है, तो वर्क डन तो होगा ही जीरो, क्योंकि वो भी जीरो है वो भी जीरो, तो वर्क डन टोटल हुआ जीरो। तो इधर हम देखते हैं कि ई जो है वो ठीक लग रहा है, फिर भी ये डी और ई में से। फिर हम दूसरा केस देखते हैं कि एक्सपेंड आइसोथर्मली। तो एक्सपेंड हम जब एडियाबेटिकली करेंगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आइसोथर्मली भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पॉजिटिव इन सेकंड केस, इसका मतलब ई इसका राइट आंसर होगा, जीरो इन फर्स्ट केस एंड पॉजिटिव इन सेकंड केस। With the UL notation, the first law of thermodynamics applied to one mole of an ideal gas can be written in the following form: Cv change in T minus change in Q minus P change in V. In a change for which Boyle's law is obeyed, which of the following would necessarily be zero? तो Boyle's law हमने पढ़ा था कि volume is inversely proportional to the pressure with कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर जीरो होना चाहिए उसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है जीरो। तो हम कहेंगे कि चेंज इन टी जो होगा, सी आंसर, चेंज इन टी वो जीरो होगा। Four particles independently move at the same speed in direction perpendicular to the same magnetic field. Which particle is deflected the most? Copper ion, a helium ion, copper ion, a helium nucleus, an electron, a proton. तो हम देखें तो इन सब में से जो मास सबका कम है, सबसे ज्यादा कम है वो इलेक्ट्रॉन का कम है, तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, या फिर ये ज्यादा मूव करेगा स्पीड के साथ, तो हम कहेंगे सी इसका राइट आंसर होगा, इन इलेक्ट्रॉन। The circuit diagram shows a network of resistors, each of resistance R. What is the effective resistance between the point X and Y? तो अगर हम देखें इसमें कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन में जहां हमें 5 नजर आ रहा है कि 5R/8, ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये एक इजी मेथड होता है इसको हल करने का। A row of decorative lights connected in series is connected to a main transformer. When the supply is switched on, the lights do not work. The owner uses a voltmeter to test the circuit. When the voltmeter is connected across the third bulb in the row, a reading of 0 is obtained. Which of the following cannot be only fault in the circuit? इसका कहने का मतलब यह है कि 5 डेकोरेटिव लाइट्स जो हम घर में भी लगाते हैं, उसने एक डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में लगाई है, लेकिन फिर भी वो चल नहीं रही। तो टेस्ट करने वाले ने क्या देखा कि जब वो थर्ड बल्ब पे आया तो उधर उसकी जो वोल्ट मीटर की जो डिफ्लेक्शन थी वो 0 बता रही थी। तो इसमें से कौन किस चीज में डिफेक्ट हो सकता है, इन चारों ऑप्शन में से किस चीज में डिफेक्ट हो सकता है? द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द अदर बल्ब हैव ब्रोकन, द फिलामेंट ऑफ द थर्ड बल्ब हैव ब्रोकन, द फ्यूज इन द मेन ट्रांसफार्मर हैज ब्लोन, देयर इज अ ब्रेक इन द वायर फ्रॉम द सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर। तो उसने में हमें पहले बता दिया कि थर्ड जो बल्ब पे हम आए थे तो वो उसमें वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन 0 बता रही थी। इसका मतलब डिफेक्ट क्या था? द फिलामेंट ऑफ द थर्ड बल्ब हैज ब्रोकन, थर्ड बल्ब की जो फिलामेंट थी वो टूट गई थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। MCQ number 23, charges of +2 microcoulomb and -2 microcoulomb are situated at points P and Q respectively as shown below. X is midway between P and Q. ये डायग्राम दिखाई गई है। Which of the following correctly describes the electric field and the electric potential at point X? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है, यानी P से निकल के Q की तरफ जाएगी। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। जब P से लेके Q तक जाएगी तो टुवर्ड्स Q होगा। तो A और B में से फिर हमें शक हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0 इसमें। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इसमें कोई वर्क हो ही नहीं रहा, तो इसका जो आंसर होगा वो A होगा, क्योंकि टुवर्ड्स Q, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स Q जा रही है P से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका 0 है क्योंकि कोई वर्क ही नहीं हो रहा। A fixed mass of a gas in a thermally isolated container is compressed. After compression, the temperature of the gas will have fallen since more molecules bombarded the container, and so they must be moving slower. Fallen since more molecules collide more frequently with one another, and so their average speed is lower.
remain constant if the compression is very low. Rising since doing work on the gas increase the kinetic energy of the molecule. Rising since there are more intermolecular collisions and so more heat is produced by them. तो D इसका राइट आंसर, क्योंकि जब हम को कंटेनर को कंप्रेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, वो ज्यादा टकराएंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज होगा और फिर वर्क भी डन होगा उस पर. तो डी उसका राइट आंसर होगा. फिर न्यूमेरिकल आ गया एक fixed mass of an ideal gas absorbs 1000 joule of heat and expands under a constant pressure of 200 kilopascal from a volume of 25 into 10 to the power minus 3 cubic meter to a volume of 50 into 10 to the power minus 3 cubic meter, which is the what is the change in internal energy of the gas. इस न्यूमेरिकल को मैं आपको हल करके बता रहा हूं. तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. चेंज इन की जो हीट थी वो कितनी थी, 1000 जाउल. और ये जो था, ये जो वॉल्यूम 1 है वो क्या है, 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर. वॉल्यूम 2 था 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर. और फिर हमें चेंज इन वी वॉल्यूम करने के लिए चेंज V2 माइनस V1 होता है, तो इन दोनों को V2 को V1 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर. फिर आया प्रेशर. प्रेशर कितना है कि 20 किलो पास्कल, तो इसको हम स्टैंडर्ड यानी पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 पावर 3 पास्कल होगा. सो वर्क डन बाय द आइडियल गैस या फिर चेंज इन W जो होता है वो P चेंज इन V के होता है. तो ये वैल्यू उसमें डाल देते हैं. P का वैल्यू था 20 इंटू 10 पावर 3 इंटू जो V का वैल्यू था चेंज इन V का वो था 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर. फिर टोटल होगा 500 जाउल. फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन जो थी, चेंज इन Q इक्वल चेंज इन U प्लस चेंज इन W, और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है तो चेंज इन W को उधर भेज देंगे यानी वो माइनस में हो जाएगा कुछ इस तरह. फिर ये वैल्यू उसमें डाल देंगे कि चेंज इन Q 1000 था और जो P चेंज इन V जो हमें जो फिर P चेंज इन V जो चेंज इन W था वो क्या था, 500 जाउल था. तो 1000 को 500 से माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा 500 जाउल का आंसर होगा. तो आंसर था प्लस 500 जाउल डी. फिर हम नेक्स्ट हल करेंगे. यह भी एक न्यूमेरिकल है. In an experiment, an object was placed on the principal axis of a convex lens 25 centimeters away from the lens. A real image 4 times the size of the object was obtained. The focal length of the lens is. तो ये भी न्यूमेरिकल आपको मैं हल करके बता रहा हूँ. तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. तो U जो था तो वो था कन्वेक्स लेंस की जो थी लेंथ वो थी 25 सेंटीमीटर्स और मैग्निफिकेशन जो बता रही थी वो क्या थी, माइनस जो 4 टाइम्स थी ना मैग्निफिकेशन. रियल इमेज 4 टाइम्स वाज ऑब्टेन्ड. तो रियल इमेज जो हमेशा इन्वर्टेड होती है तो उसको कहते हैं ये माइनस में होती है. तो जो V था जो फोकल लेंथ या फिर हमें V जो मालूम करा है वो माइनस M इंटू यू होता है. माइनस M, अभी M का जो वैल्यू था माइनस 4 है, या डाल दिया. U का वैल्यू 25, तो आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर. फिर ये एक फार्मूला है F इजिकल टू U इंटू V अपॉन U प्लस V. तो U 25 इंटू जो V था वो 100 है, फिर U 25 प्लस V 100, तो टोटल आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा. तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया ए. अभी हम नेक्स्ट हल करेंगे. An object with constant mass rests on a horizontal surface whose coefficient of friction is 0.2. If a horizontal force F is applied to the object, what will be the effect on the force? It may move with constant speed in the direction of force. Once it has been set in motion, it may remain in rest. It may accelerate. It may move with constant speed in a direction opposite to F. तो इसमें से देखें हम पहली वाली 3 इक्वेशन सही है लेकिन लास्ट वाली गलत है. तो क्योंकि पहले जब हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसको फ्रिक्शन अपोजिट होती है. फोर्स के फ्रिक्शन अपोजिट होती है. जब फोर्स लगाएंगे तो या वो तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी, कम फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में होगी, और ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेट भी कर सकती है. तो हम 1 2 3 यानी फिर ए जो आंसर है वो उसका सही है. 1 2 3 ठीक है. फिर हम नेक्स्ट हल करेंगे. ये न्यूमेरिकल आ गया. अ पर्सन हैविंग अ मास ऑफ 60 किलोग्राम
exerts a horizontal force of 200 Newton in pushing a 90 kg object a distance of 6 meters along a horizontal floor. He does this at constant velocity in 3 seconds. The weight of this person is approximately in newtons. तो g का जो वैल्यू है सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. मैं आपको ये भी हल करके दिखा रहा हूँ. सो डेटा लिख लेते हैं. मास जो था 60 kg था. ग्रेविटी का वैल्यू में मान लूँ मैं 9.8 या फिर मिला भी हुआ इधर. फिर मैं वेट मालूम करना है. तो वेट होता है W इजिकल टू mg. W इजिकल टू m का वैल्यू 60, g का वैल्यू 9.8, तो टोटल होगा 588. हमें आंसर क्या मिल रहा है? 588. 588 का ऑप्शन इसमें है ही नहीं, लेकिन 600 जो है उसके करीब है, तो हम कहेंगे ई इज द राइट आंसर, क्योंकि 600 उसके कुछ करीब है. अभी एमसीक्यू नंबर 29 हल करेंगे. Which unit expresses work per unit charge? वर्क पर यूनिट चार्ज जो है फॉर्मूला वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट, यानी डी. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट. अभी एमसीक्यू नंबर 30 हल करेंगे. द टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में बी डिक्रीज्ड बाय. किसी भी एक पेंडुलम का टाइम डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम, डिक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम यूजिंग अ लाइटर बॉब, द सम ऑफ यूजिंग द लाइटर बॉब. तो इसमें से होगा डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम. जितनी हम पेंडुलम की लेंथ कम करेंगे उतना ही उसका टाइम भी कम होगा. एमसीक्यू नंबर 31. द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज. थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम सम ऑफ ऑल एनर्जी किसी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी सामने उसमें मौजूद है इसको हम कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो डैश इज आल्सो कॉल्ड, डैश इज आल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन. एंटी इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं वो पॉजिट्रॉन को कहते हैं. पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन. When describing the isotope of same elements, the most accurate statement is that they have. तो आइसोटोप की जो accurate definitions होती हैं वो क्या है? The same spin, no. The same atomic mass but different atomic number, no, ये भी नहीं होगी. The same atomic number but different atomic mass, ये right answer है. आइसोटोप की definition हमने पढ़ी है. Isotopes are elements with the same atomic number but different atomic masses. MCQ number 34. In a nuclear reaction, we have the conservation of. न्यूक्लियर रिएक्शन में मास की कन्वर्जेशन होती है, एनर्जी की, मोमेंटम, इन तीनों की कन्वर्जेशन होती है, यानी डी. मास, एनर्जी एंड मोमेंटम. न्यूक्लियर रिएक्शन में इन तीनों की कन्वर्जेशन होती है. एमसीक्यू नंबर 35. द लाइटेस्ट एलिमेंट व्हिच एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी इज. लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो है टाइट्रियम. टाइट्रियम ही लाइटेस्ट होता है सबसे. वो क्या? रेडियोएक्टिव मटेरियल जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है. सो एमसीक्यू नंबर 36. न्यूक्लियस विद एन एक्सिस of nucleus with an excess of neutrons may decay radioactivity with the emission of. रेडियोएक्टिव में किस चीज की इमिशन होती है? वो होती है इमिशन इलेक्ट्रॉन्स की, यानी सी की इमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है रेडियोएक्टिविटी में. एमसीक्यू नंबर 37. डैश इज डिफाइंड एज अ सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूसेस इन द ईयर ऑफ अ लिसनर एंड इज क्लियरली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. ये डेफिनेशन है पिच की. पिच, ये डेफिनेशन है पिच की. फ्रीक्वेंसी एंड डैश आर बोथ मेजर्ड इन हर्ट्ज. पिच का भी जो यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है. तो फिर भी बी राइट नजर आ रहा है हमें. थस ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द पिच एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच. इसका मतलब बी इसका राइट आंसर होगा, यानी चारों में पिच आ रहा है. फिर हम देखते हैं इधर. लाइट कैन बी पोलराइज्ड by reflection, by double refraction, by scattering of light. रिफ्लेक्शन से भी होती है, डबल रिफ्रैक्शन से भी होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी लाइट पोलराइज होती है. इसका मतलब तीनों 1 2 3. तो ऑप्शन है ई. 1 2 3 तीनों इसमें मौजूद है. फिर आएंगे एमसीक्यू नंबर 39 पर. इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस विल. इस सवाल को मैं आपको एक डायग्राम शो करके समझाऊंगा. तो इसमें बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो आती है कन्वेक्स लेंस से क्रॉस करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है. उसके बाद ये सारी जो रेज होती है वो एक फोकल पॉइंट पे जमा होती है, यानी एक प्रिंसिपल एक्सिस पे
प्रिंसिपल पॉइंट पे जमा होती है। तो इस हिसाब से हमें एमसीक्यू देखना होगा। तो इसमें कन्वर्ज एट अ प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट थी उस पे ये सारी कन्वर्ज होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट एमसीक्यू हल करेंगे। If two sounds have the same wavelength in air at the same temperature, what other property must they also have in common? तो इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है जिस वेवलेंथ जिसकी सेम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। तो ये था हमारा लास्ट एमसीक्यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।